गुड मॉर्निंग बच्चों अपना इतिहास के 3 पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर भी अपन ने कर लिए हैं। आज अपन इतिहास का 4th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आदिवासी दीपू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी कि आदिवासी लोग पहले किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो क्या क्या काम करते थे, उनके जीवन काल में क्या क्या समस्याएं थी, इन सब के बारे में हम इस वाले लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग होती थी। कबीलों की जो रीति रिवाज और रस्में होती थी वे ब्राह्मण द्वारा जो समाजों की स्थापना की जाती थी उनसे बहुत ही अलग होती थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजाति समूह किस तरह जीते थे। देखिए, वो उनका जीवन यापन किस प्रकार था जनजातियों का। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ आदिवासी जनजातियां जो थी वह झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती घूमंतु खेती को कहा जाता है। यानी कि घूम घूम कर जो खेती की जाती है, थोड़े दिन यहाँ कर ली, फिर थोड़े दिन अगली जगह कर दी, इस तरह से। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगल के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क दिया करते थे। पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, नीचे जो जंगली घास फूस थी उनको जला दिया करते थे और जलाने के बाद में उसकी जो राख उत्पन्न होती थी उसको वह खेत में छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को कुचल देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर दिया करते थे। वे अंदर उसमें रोपते नहीं थे, खाली उनको खेत को खोता और उसमें बीज को बिखेर दिया करते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। एक जगह खेती कर ली, वहाँ पर उन्होंने फसल उगा ली और उसको काट लेते थे, फिर उसके बाद में वो दोबारा वहाँ पे फसल नहीं करते थे, आगे दूसरी जगह जाकर उसमें फसल करते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ। यानी कि खेती के बाद में उसे बहुत अधिक समय तक खाली छोड़ दिया जाता था, यानी उसके ऊपर कोई खेती नहीं की जाती थी। तो यानी इसलिए नहीं की जाती थी ताकि कि उसकी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ हो, बन जाए, इसलिए उस जमीन को हम क्या कहते हैं? परती। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। अब देखिए, कुछ शिकार और संग्राहक थे। कुछ तो खेती करते थे, झूम खेती करते थे, और कुछ क्या करते थे? शिकार करते थे और संग्राहक थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फसल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल लेते थे। अब साल क्या होता है? साल देखिए, एक पेड़ होता है। पेड़ को हम क्या कहते हैं? साल एक तरह का पेड़ होता है। महुआ क्या होता है? एक फूल होता है जिसे खाया भी जाता है और उसे शराब बनाने के लिए इस्तेमाल में भी लिया जाता है। इलाज के लिए ये बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे।
जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुमकुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। वे अपनी कीमती व वन उत्पादकों के बदले जरूरत की सामान्य खरीद चीजें लेते थे। उनमें से कोई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। वे अपने आप को कौन सी जनजाति थी? बेगा। बेगा एक ऐसी जनजाति थी जो कि अपने आप को जंगल की ही संतान मानते थे। वे केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। व्यापारी बेचने के लिए चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचकर जाते थे। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। बहुत अधिक कीमत में उन चीज़ों को वह व्यापारी आकर वहाँ पर बेचते थे। ठीक है। कुछ जानवर पालते थे, कुछ तो देखिए झूम खेती करते थे, कुछ शिकार और संग्रह करते थे और कुछ क्या करते थे? जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ जनजातियां ऐसी होती है जो कि एक ही जगह पर रहकर खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई कर दिया पर दे देते थे। ठीक है। खुद खेती नहीं करते थे, मतलब वो इतने ताकतवर हो गए थे कि वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन को बटाई पर दे दिया करते थे, यानी कि दूसरों को खेती करने के लिए दे दिया करते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंत खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ही जरूरी है। उपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? उपनिवेशी शासन से आदिवासियों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसके बारे में हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। वे जमीन एवं वन प्रबंध के स्थानीय नियमों खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। ये सारे कार्य उनको करने पड़ते थे। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? अब घुमंतु काश्तकार जो थे उनका देखिए क्या हुआ। उपनिवेशवादियों के शासन के से क्या असर पड़ा उनके ऊपर। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह टिककर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहकर खेती करें। अंग्रेज लोग चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, वो ऐसे नहीं भटके, एक स्थान पर रहकर अपना खेती करें।
अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। अब वन के लिए उन्होंने क्या कानून बना दिए थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर खेती करते थे, किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती भी करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन के लिए मजदूरी करनी होगी। वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी और जंगलों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए थे। इसके बाद में आता है व्यापार की समस्या। देखिए, व्यापार की क्या क्या समस्याएं आई। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था और जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनमें कृत्रिम कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। कर्जा देकर कृत्रिम कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। 1000 कृत्रिम कोषों के लिए कितने रुपए मिलते थे? 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद कृत्रिम कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया गया था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। यहाँ पर तो 3-4 रुपए मिलते थे और वहां पर 5 गुना अधिक में बेचा, उनको 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। जो इनके बीच में काम जो लोग बीच में काम करते थे, कड़ी का काम करते थे, उनको बहुत अधिक मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे और जो रेशम उत्पादन करता था उनको बहुत कम मुनाफा मिलता था। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खाद्यान्न उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। आसाम में चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। आदिवासियों को बहुत अधिक बड़ी संख्या में भर्ती कर लिया गया चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, इन चाय के उत्पादन के लिए और कोयला खदानों में काम करने के लिए इनको मतलब आदिवासियों को बहुत अधिक मात्रा में भर्ती किया गया।
इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। जो ठेकेदार उनको मतलब भर्ती करते थे उन खदानों में, तो वो उनको बहुत कम वेतन देते थे, और केवल वेतन ही कम नहीं देते थे बल्कि अगर वो घर जाना चाहे तो उन्हें घर भी नहीं लौटने देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य हुआ था। उनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए हुआ। वह बचपन में क्या करते थे? भेड़ बकरियां चराने जाते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के पास के जंगलों में हुई थी। कहाँ पर हुई थी उनकी परवरिश? बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात क्या करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ ही भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विद्रोह किया। उन्होंने ब्रिटिश मशीनरियों और हिंदू जमींदारों का भी बहुत अधिक मात्रा में विद्रोह किया था, भारी मात्रा में विद्रोह किया था। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया। कौन से सन में आह्वान किया? 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गुरु गौरवपूर्व अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। बिरसा के अनुयायी दीकू ने 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। जेल से जब वो छूटे तो वह क्या हुआ? बिरसा समर्थन जुटाने के लिए क्या करने लगे? गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। कौन सा झंडा? सफेद झंडा जो था वह बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला,
दो मायनों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। कौन कौन से? पहला, अपने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा, इनसे एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विद्रोह करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है बच्चों, ये वाला लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।